स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। अब तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज बोर्ड पे लिखना चाहूंगा, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करें उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे दो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जिसके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक बात और बताता हूं, हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आ जाएंगे जो 10th में भी यूज होते हैं और 11th में भी यूज होते हैं। ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि हमारे पास 12th मैथ्स में जो भी एक्सरसाइज है मोस्टली उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज है। कई बच्चे क्या होते हैं कि 11th क्लास में वो फॉर्मूले देखते नहीं, 11th क्लास की बुक्स में ध्यान नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की। वो क्या होगा, उसमें आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा कि फॉर्मूले कहां से आए, कैसा बना। अगर हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरा उसी बेस पे होता है। ओके, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले पे फोकस करना है। अब आप यहां देखोगे साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर हमने देखा cos 2 थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब यहां पर 2 थीटा था हमारा एंगल, जब यहां पर एंगल हमारा 2 थीटा, तो यहां पर एंगल क्या था, थीटा, मतलब इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एंगल है साइन थीटा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल किसके साथ है, थीटा के साथ है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है। आप देखोगे 2 tan, जब 2 थीटा था उसका हाफ क्या हो गया, थीटा। जब थीटा होगा हमारा एंगल तो यहां पर एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बाय 2। सेम यहां पर हमारा एंगल वही है 2 थीटा से थीटा, तो हमारा एंगल क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर हम साइन 2 थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में लिखे तब हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, 2 tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे हम लोग cos 2 थीटा में देखते हैं कि जब 2 थीटा है तो एंगल यहां पर क्या चेंज हो जाता है, उसी एंगल का हाफ, तो हमारा क्या एंगल हो गया, थीटा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले में देखता हूं, अगर मैं इस एंगल को 2 थीटा से थीटा कर देता हूं तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे भी हमारा एंगल क्या बन जाएगा, इस एंगल का हाफ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय। कुछ चीजें आप लोगों को अच्छे से समझनी चाहिए। अगर हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो फॉर्मूले में भी हमारे एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूले आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों के दो फॉर्मूले बताए, जब हम क्वेश्चन करें उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। पहले इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आप इसको जो नोटबुक में नोट किया है उसको चेक करें कि हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ ए कोई मैट्रिक्स है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 0 एंड
I is the identity matrix of order 2। I हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है? 2। ऑर्डर मीन्स 2x2, जिसमें हमारे पास रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है। सो दैट I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a इंटू मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। एक A मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूव करना है I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a मैट्रिक्स। यहां पर आप लोगों को I का भी पता है, I उसने बोला है ऑर्डर 2 का है, क्योंकि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो भी किस ऑर्डर की है? 2x2 की है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की होगी? 2x2 की। तो पहले मैं I प्लस a निकालता हूं, फिर I माइनस a निकालता हूं। I प्लस a को मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको निकालने के बाद मैं उसका इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। I की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? यहां पर ऑर्डर है 2, तो मीन्स हमारा जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0 1, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। अब आप देखो I प्लस a मेरे पास क्या आएगा? I प्लस a। I है मेरे पास 1 0 0 1, प्लस में a है मेरे पास 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं एडिशन ऑपरेशन का यूज करके। तो 1 प्लस 0 1 0 प्लस इंटू माइनस, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 10 अल्फा बाय 2। यहां पर 0 प्लस, यहां पर भी प्लस है तो 0 प्लस 10 अल्फा बाय 1 प्लस 0। तो हमारे पास रिजल्ट आया 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2। यहां से हमारे पास 10 अल्फा बाय 2, लास्ट में मेरे पास आ गया हमारा जो I प्लस a है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? LHS। ये हमारी क्या है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। I प्लस a हमारा जो रिजल्ट आ गया वो क्या आया? 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 1। अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं I माइनस a की। तो मेरे पास I माइनस a, I है मेरे पास 1 0 0 1। यहां पर हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन माइनस A मैट्रिक्स है मेरे पास 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2, लास्ट में 0। जब मैं इस मैट्रिक्स को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1 माइनस 0 1 0 माइनस, यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 अल्फा बाय 2। यहां से देखो 0 माइनस, अब यहां पर क्या आ गया? माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर? माइनस 10 अल्फा बाय 1 माइनस 0 1। तो आपने देखा हमारे पास I माइनस a की वैल्यू क्या आई? 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 1। अब मुझे इसे I माइनस a को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, और मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? I प्लस a का जो रिजल्ट है 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 1। ओके, हम लोग करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हमें क्या RHS है हमारी? I माइनस a कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब मैं यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर देता हूं? I माइनस a की। I माइनस a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 1
टेन अल्फा बाय टू, यहां से मेरे पास क्या आ गया माइनस टेन अल्फा बाय टू, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा था 1। ये मैट्रिक्स हमें पता ही है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां से साइन अल्फा कोस अल्फा। अब एक बार ध्यान से देखना आप लोग, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है टेन अल्फा बाय टू, दूसरे में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। अब हमारे पास देखो एलएचएस किस फॉर्म में है टेन अल्फा बाय टू में है, तो मैं क्या करता हूं हर किसी को टेन अल्फा बाय टू में चेंज कर देता हूं। ये तो मेरे पास चेंज है ऑलरेडी पहले से ही कि टेन अल्फा बाय टू टेन, यहां हमें चेंज करना है, इन सभी को किस में चेंज कर देता हूं टेन अल्फा बाय टू में, क्योंकि उससे क्या होगा हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल हो जाएगा और हम लास्ट में प्रूव कर पाएंगे कि हमारे पास टेन अल्फा बाय टू में ही वैल्यू आ जाएगी। ओके, मैं क्या करता हूं यहां पर कोस अल्फा को टेन अल्फा बाय टू की फॉर्म में चेंज कर देता हूं और साइन अल्फा को भी टेन अल्फा बाय टू की फॉर्म में चेंज कर देता हूं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है और साइन थीटा किसके इक्वल होता है। आप अपनी नोटबुक में नोट किया हुआ जो फॉर्मूला है उसको देखे और मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं। ओके, करते हैं हम इक्वल, यहां पर तो मेरे पास वही सेम 1 टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू 1 कोस अल्फा, हमारा टेन अल्फा बाय टू की फॉर्म में क्या चेंज होगा, वहां पर थीटा का एंगल, यहां पर एंगल क्या है अल्फा एंगल है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कोस अल्फा का वो क्या रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। साइन अल्फा का क्या फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, माइनस साइन है मेरे पास, साइन अल्फा की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 2 टेन अल्फा बाय टू डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। यहां पर साइन अल्फा है, साइन मेरा पॉजिटिव है यहां पर, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2 टेन अल्फा बाय टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। यहां पर कोस अल्फा है, तो कोस अल्फा आप देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय। अभी क्वेश्चन हमें दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। सिर्फ आपका जो फोकस रहेगा वो किस पर रहना है, कैलकुलेशन पर रहना है कि आप मल्टीप्लिकेशन रूल और प्लस माइनस कैसे यूज कर पाते हो। ठीक है, अब आप देखो अगर आप इसको डायरेक्ट भी करोगे टेन अल्फा बाय टू के साथ, तो तब भी आप लोग इजीली अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। मैं क्या सोच रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को छोटा कैसे कर सकते हैं, आप देखो हमारे पास हर जगह क्या यूज है टेन अल्फा बाय टू है, आप देखोगे हर जगह जब हमने फॉर्मूला चेंज किया किस फॉर्म में टेन अल्फा बाय टू में, तो मैं इस टेन अल्फा बाय टू को ही कुछ लेट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं लेट, जैसे मैं लेट कर लेता हूं लेट टेन अल्फा बाय टू एक्स, मैंने टेन अल्फा बाय टू को क्या लेट कर लिया एक्स कर लिया। इससे क्या होगा कि हर जगह मैं टेन अल्फा बाय टू की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं एक्स पुट कर सकता हूं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, जहां जहां हमारे पास टेन अल्फा बाय टू है वहां पर हमें क्या पुट करना है एक्स पुट करना है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक्स की फॉर्म में आएगा, तब हम एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे टेन अल्फा बाय टू, जिससे हम प्रूव कर पाएंगे LHS इज इक्वल टू RHS। देखते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। पहले हम लोग पुट करते हैं टेन अल्फा बाय टू, हमारे पास जहां भी टेन अल्फा बाय टू होगा वहां हमें क्या पुट करना है एक्स पुट करना है, क्योंकि हमने इसको मान लिया लेट टेन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू एक्स। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स,
यहां मेरे पास 1 ही है, यहां पर मेरे पास हो जाएगा ये स्क्वायर है तो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर मेरे पास माइनस 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर मेरे पास 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी सेम हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने जैसे tan अल्फा बाई 2 को x की फॉर्म में चेंज किया तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया, जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं ये जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, यहां पर हम लोग सिर्फ वैल्यू किसकी रख लेते हैं, i प्लस ए की। मेरे पास i प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जो हमें प्रूव करना है, i प्लस ए 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 1, इसके इक्वल हमारी वैल्यू आनी चाहिए इस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं अब इसको भी रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहां पर हमारे पास RHS है, हमारे पास ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन रूल आपको यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है, रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होता है, कॉलम के साथ, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ। 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। अब हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू यहां पर हमारे पास माइनस 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, प्लस में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट किया। अब आप देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका जो फोकस होगा वो कैलकुलेशन पे रहना चाहिए, एक एक एलिमेंट पे। अगर आप कहीं भी हल्की गलती भी कर देते हो तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड कॉलम के साथ, माइनस एक्स इंटू माइनस 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखोगे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। आप लोगों ने इसको नोट कर दिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। यहां से हमारे पास आता है
हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ध्यान से देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 मेरा साथ में रहेगा, डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां देखो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर मेरे पास आ जाएगा प्लस में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से भी हमारे पास माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से मेरे पास 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखते हैं हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है, 2x स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर मेरे पास प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर ही दिया तो। अब हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, देखो यहां पर एलसीएम क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, यहां से हमारे पास एलसीएम आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा अब नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, यहां से हमारे पास माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहां से हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कि हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है, यहां पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखो हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, मैंने x को बाहर ले लिया, माइनस भी मैं बाहर ले लेता हूं, मैंने माइनस भी बाहर ले लिया माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या बचा है ओनली 2, यहां पर जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास x भी बाहर आ गया माइनस एक्स, क्योंकि x भी दोनों में था, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, 1 प्लस का था ये माइनस का हो गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का था ये प्लस का हो गया, ठीक है। सेम यहां पर देखो आपके पास x कॉमन है, तो यहां पर x कॉमन लिया तो अब ये देखो माइनस है, हमारे पास क्या बचेगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये दोनों ही वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये भी हमारी वैल्यू कट रही है। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या आता है, ये 1 रह गया हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या आ गया माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी देखो 2 माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास क्या बचा था। अब आप देखो ये भी कट गया हमारे पास, ये भी कट गया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है 1 माइनस एक्स
यहां पर x एंड 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने स्टार्टिंग में x को क्या लेट किया था? x को क्या लेट किया था? tan अल्फा बाय 2। क्या मैं x की जगह पर tan अल्फा बाय 2 पुट कर सकता हूं? क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में क्या माना था? tan अल्फा बाय 2। क्या जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमारा LHS के इक्वल है? आप देख सकते हो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 एंड 1। अब बच्चों को एक जगह कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ने यहां पर माइनस एक्स क्यों कॉमन लिया और यहां पर हमारे पास प्लस एक्स कॉमन क्यों लिया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो LHS थी वहां पर कौन सा साइन था? हमारे पास माइनस था, तो हमने वैल्यू को माइनस के साथ कॉमन लिया। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो किस फॉर्म में थी? प्लस में थी, तो हमने एक्स को क्या कॉमन लिया? प्लस में कॉमन लिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। अपना इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस जरूर करके देखना, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगती है तो वीडियो को बार बार देखें। कहीं भी आपको फिर भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि सर यहां पर हमें कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। हमने प्रूव कर दिया है कि ये RHS LHS क्या है? इक्वल है, हेंस प्रूव। तो आप ऐसे ही करना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे फोकस करना बस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. 30,000 रुपीज है, उसको इन्वेस्ट करना है, कोई भी ट्रस्ट फंड है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। फर्स्ट बॉन्ड उसको पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड है उसको कितना इंटरेस्ट कर रहा है? पर ईयर का 5%। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो सेकेंड बॉन्ड है वो कितना पे कर रहा है? 7% कर रहा है। अब आपको करना यूज किसका है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 की जो मेरा पैसा 30,000 को मुझे कैसे डिवाइड करना है दोनों बॉन्ड्स में, कि फर्स्ट बॉन्ड में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, सेकंड बॉन्ड में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं। ये हमें डिवाइड करना है, ये हमें चेक करना है कि हम फर्स्ट बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ट्रस्ट फंड अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इफ द, वो कंडीशन दे रहा है हमें कि मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा? 1800 बनेगा, और दूसरा कितना बन रहा है? 2000। यहां पर दो क्वेश्चन होंगे जिसमें एक बार टोटल इंटरेस्ट कितना बोला उसने? 1800, और एक बार टोटल इंटरेस्ट कितना बोला उसने? 2000। अब जैसे आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं कि आपके पास 100 रुपीज अमाउंट है। कितना अमाउंट है? 100 रुपीज। आपने ये पैसा एक बैंक में इन्वेस्ट किया, किसी भी एक बैंक में आप चले गए, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, आपका जो अमाउंट है ये आपने इन्वेस्ट किया, और आपको पता था कि ये जो बैंक है मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? 5% देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? 5%। आपसे पूछूंगी जो आपका इंटरेस्ट है वो किस पर निकला? 100 रुपीज पर ही तो इंटरेस्ट निकालेगा वो, जो आपका अमाउंट है। जो आपका अमाउंट होगा उसी में तो वो आपका इंटरेस्ट बताएगा। तो आपका इंटरेस्ट कितना रहा? तो जो आपका इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ? 5 रुपीज हुआ। आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया बैंक में, और बैंक आपको दे रहा था 5% का इंटरेस्ट। तो 5% का इंटरेस्ट जो आपको मिला वो कितना मिला आपको? 5 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारा क्या है? अमाउंट है। ये हमारा क्या है? अमाउंट है। ये क्या हमारा? इंटरेस्ट है। और ये हमारा भाई एग्जैक्टली टोटल इंटरेस्ट आएगा। ये क्या आएगा हमारा? एग्जैक्टली टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली सेकंड बैंक है, आपने वहां पर 200 रुपीज इन्वेस्ट किया और उसमें आपने 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था। जब आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था तो 200 रुपीज पे 7/100, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला?
14 मिला ना। देखो एग्जैक्टली था क्या, 7% का इंटरेस्ट, 7% का टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 14 रुपीज। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी टोटल इंटरेस्ट आपको मिले तो आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, अमाउंट इंटू इंटरेस्ट। ये तो हमारा बेसिक। लेकिन हमें करना किसके अकॉर्डिंग है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के। देखते हैं, हमारे पास 30,000 रुपीज है, हमारे पास रुपीज कितना है, 30,000। हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या है, 30,000 है। तो मुझे ये इन्वेस्ट करना है, मुझे नहीं पता कि मैं फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, सेकंड में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग मान लेता हूं, एक्स और वाई। एग्जाम में आप कैसे दिखाओगे, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, कि आपने फर्स्ट बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता, तो हमने उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स रुपीज। अब मैं आपसे पूछता हूं, टोटल रुपीज आपके 30,000, आपने एक बॉन्ड को इन्वेस्ट किया एक्स रुपीज, और सेकंड बॉन्ड को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, वाई रुपीज। ओके, तो अब हमें यहां से ये पता लग गया कि मैं पहले बैंक में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक्स, और दूसरे में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, वाई। तो हमारे पास टोटल मनी, टोटल अमाउंट कितना है, 30,000 है। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 30,000 के। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 30,000 के। यहां से वाई मेरे पास क्या आएगा, 30,000 माइनस एक्स। वाई एग्जैक्टली क्या होगा मेरे पास, 30,000 माइनस एक्स। ओके, अब आप देखो, हमारे पास इंटरेस्ट मिलता है, किस पर मिलता है इंटरेस्ट, अमाउंट पे। आपका फर्स्ट बोर्ड में अमाउंट कितना है, एक्स है, ठीक है। लेकिन अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करना है कि हमारा टोटल अमाउंट क्या है, एक्स और वाई है। तो लेट अमाउंट ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया बी, जो हमारा इंटरेस्ट लगा टोटल। अमाउंट है जो आपके पास फर्स्ट बॉन्ड में कितना है, एक्स है, मुझे यूज करना है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो अमाउंट हमारे पास दो बॉन्ड में डिवाइड हो चुका है, एक में एक्स और दूसरे में हमारा क्या है, वाई। क्या तो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे कि हमारे पास पहले बॉन्ड में एक्स है, तो दूसरे में क्या होगा, वाई। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि एक्स और वाई हम रो की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, कॉलम में लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, हमारा जो अमाउंट है वो एक्स और वाई की फॉर्म में भी हो सकता है। कि हमारा जो अमाउंट रहेगा, टोटल अमाउंट दोनों के बॉन्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट बॉन्ड में हमारा क्या है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया एक्स है, सेकंड में वाई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1/2, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/1। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या डिनोट किया है, बी से। इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा, बी। तो इंटरेस्ट क्या आपका, जो फर्स्ट है, फर्स्ट अमाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 5%। फर्स्ट अमाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिला वो क्या मिला, 5%। सेकेंड अमाउंट में आपको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 7%। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉलम की फॉर्म में 5%, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें क्या है, टोटल दिखाना है दोनों बॉन्ड्स का। ठीक है, वैसे तो कैलकुलेट कर सकते थे, एक्स पे निकाल के वाई पे निकाल के दोनों को ऐड कर देते। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में है कि टोटल अमाउंट, पहले बॉन्ड पे कितना अमाउंट, दूसरे बॉन्ड पे कितना अमाउंट। अब ये टोटल इंटरेस्ट, पहले पे कितना इंटरेस्ट, दूसरे पे कितना इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट आपके पास कितना है,
ये मेरा फर्स्ट ए पार्ट है, दो पार्ट है, पहले मैं ए निकालूंगा फिर बी निकालूंगा। वो कितना है आपके पास 1800। ये भी आपको किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो क्या है 1800, क्योंकि हमें हर चीज किस में शो करनी है, मैट्रिक्स की फॉर्म में करनी है। अब आप देखो इसका ऑर्डर क्या है 1/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/1। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट, अभी मैंने बेसिक बताया था, अमाउंट इंटू इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट गिवन हमें। अब आप बताओ अमाउंट आपके पास क्या है, ए, इंटू इंटरेस्ट आपके पास क्या है बी, यही हमारे पास फॉर्म बनी। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे ए की वैल्यू कौन सी लेनी है, ए की वैल्यू कौन सी लेनी है और बी की वैल्यू कौन सी लेनी है। अब आप मुझे बताना ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट किस ऑर्डर में होना चाहिए, 1/1 में होना चाहिए, क्योंकि इक्वल में जो मेरा ऑर्डर है किस फॉर्म का है 1/1 का है। और आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। अब आप इसका देखो, इसका ऑर्डर क्या 1/2 है। अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर चेक कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट लिखता हूं तो आप देखो क्या इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहां पे नंबर ऑफ रोज 1 है, तो ये तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है, तो ये मैं एक साथ नहीं ले सकता। अब आप देखते हैं इसको ले सकते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है 2/1, यहां पे मेरे पास अमाउंट है 1/2, यहां पे मेरे पास इंटरेस्ट है 2/1। ये देखो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये दोनों इक्वल है। और इसका फाइनल ऑर्डर क्या होने वाला है, इसका फाइनल ऑर्डर क्या होने वाला है, जो बचा है, बचा क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचा है 1, और मुझे यही चाहिए 1/1। तो मतलब मैं इन दोनों को यूज करूंगा। अमाउंट हमारा यूज क्या होगा x y, और जो मेरे पास इंटरेस्ट यूज होगा वो क्या होगा दिस वन, क्योंकि यहां से ऑर्डर भी सेम आ रहा है जो हमें चाहिए, और यहां पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन रूल भी सेटिस्फाई है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज इक्वल है। तो हमारे पास यहां पर इंटरेस्ट 5%, 7%, किसके इक्वल 1800। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है x और y की, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। y हमारे पास क्या आ जाएगा 30,000 माइनस x। ओके, आप y की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कीजिए। आपके पास है x, सेकंड हमारे पास क्या है y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 30,000 माइनस x। यहां पर हमारा इंटरेस्ट है 5%, 7% इज इक्वल टू हमारे पास 1800, जो टोटल इंटरेस्ट हमें गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट निकालना है कि हमारा अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो, फर्स्ट मोड में कितना हो, सेकंड मोड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। ओके, अब आप यहां देखो कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में x इंटू 5%, यहां पर हमारा प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिमेनिंग है 1800। हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा और फाइनल रिजल्ट आप देखोगे मेरा क्या आ गया है x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं जिससे हम फर्स्ट मोड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ और सेकंड मोड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इंटू 5/100 प्लस में आप मल्टीप्लाई करो 7% की 30,000 इंटू 7/100 माइनस में x इंटू 7/100 इज इक्वल टू हमारे पास रिमेनिंग हुआ 1800। कैलकुलेशन है जस्ट सिंपल, आप लोग देखो कि हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है। हमारे पास यहां से एलसीएम 100,
एलसीएम हमारा क्या रहता है, तीनों में हमारे पास जो कॉमन है एलसीएम वो क्या है 100 है। यहां से क्या हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है 5x, यहां पर हमारे पास 2140 माइनस में 7x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1800। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं ना। तो हमारे पास यहां से देखो 100 उस साइड जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 7x में से 5x को माइनस करोगे आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा 2x, प्लस में हमारे पास ये है 21 के साथ 40 इज इक्वल टू 1840। और 21 उस साइड जाएगा, किस चीज को जाएगा माइनस का, माइनस में 21। अब माइनस करोगे आपके पास जो रिमेनिंग आएगा वो आपके पास क्या आएगा -30,000, -30,000। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x मेरे पास आ गया 15,000, हमारे पास x क्या आ गया 15,000 रुपीज। अगर मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करूं, y आपको पता है y किसके इक्वल है 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू पुट करें यहां पर 15,000, जब आप माइनस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 15,000। तो आप कह सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया x रुपीज था, तो x रुपीज मीन्स 15,000 रुपीज। अब ऐसे ही बोल सकते हो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड में आपने कितना इन्वेस्ट किया, सेम हमारा y है, y हमारा क्या है 15,000 रुपीज। तुमने ऐसे कैलकुलेट किया कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया और सेकंड बॉन्ड में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, जब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना था 1800। अब हम कैलकुलेट करते हैं यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके, अब टोटल इंटरेस्ट हम लोग क्या लेंगे 2000। ओके कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं बी। क्वेश्चन नंबर 19 सेम पार्ट है, सिर्फ इसमें हमारा टोटल इंटरेस्ट चेंज हुआ। पहले हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या था 1800, लेकिन अब टोटल इंटरेस्ट हमें 2000। वही हमें इन्वेस्ट है 30,000 का इन्वेस्ट है, दो बॉन्ड्स में है, हम पहले में x मान लेते हैं। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, हमने लेट कर लिया x रुपीज। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, हमने क्या लेट किया y रुपीज। अब आप देखोगे x प्लस वाई 30,000 के इक्वल है, तो y यहां से हमारा क्या आएगा 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x। अब हमें यहां पर देखना है कि हमारा जो अमाउंट है हम उसको लेट कर रहे हैं क्या a, क्योंकि हमें अमाउंट को क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम अमाउंट लिखेंगे वो दोनों का ही एक साथ लिखा जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में, और इंटरेस्ट भी दोनों का ही। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या मान लेता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लेट कर लिया b, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लेट क्या कर लिया b। ठीक है, अब आप देखो जो अमाउंट है वो मेरे पास क्या होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब आपको पता है फर्स्ट बॉन्ड के लिए अमाउंट है x, तो हमें दोनों को एक साथ लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। सेकंड बॉन्ड के लिए अमाउंट है y, आप इसको रो की फॉर्म में लिख सकते हो, कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा इंटरेस्ट है जिसको मैंने b से डिनोट किया है, वो मेरे पास 5% और 7%, 5% और 7, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है।
अब हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना है, 2000 है। टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 2000। टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास 2000। सेम 1/1 ऑर्डर का है। तो आप देखो इन दोनों ही मैट्रिक्स को यूज करके हमारा जो फाइनल ऑर्डर आता है वो किसका आता है, 1/1 का। आप देखो इसका क्या ऑर्डर है, 1/2। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/1। इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/2। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/1। अब देखो जब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो तभी हमारा ऑर्डर क्या रहता है, 1/1 रहता है। आप देखो अगर मैं इसको करता हूं तब हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 का। तब हमारा ऑर्डर किसका आएगा, 2/2 का। लेकिन मुझे नीड किसकी है, 1/1 की। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा ए है मेरे पास XY और बी है मेरे पास 5%, 7%, 2000। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप देखोगे y की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, 30,000 माइनस x 5%, 7% इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2000। मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, x इंटू 5% प्लस में 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2000। हमारे पास क्या है, 2000। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा मेरे पास आएगा x इंटू 5/100 प्लस में 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू हमारे पास 2000। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। यहां से हमारे पास रिमेनिंग 5x, यहां से मेरे पास मल्टीप्लाई करो 7 की 3 के साथ 2140 माइनस में 7x इक्वल टू मेरे पास है 2000। मैं बोर्ड को यहां से रिमूव करता हूं, आप देखोगे हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी। अब वहां से माइनस करो 7x माइनस 5x माइनस 2x आएगा, प्लस में हमारे पास 2140 इस इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 50 हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 2 लाख हो जाएगा एग्जैक्टली ना। ये है हमारे पास 2,10,000, ये हमारे पास 2 लाख। ये उस साइड गया तो किस चीज को हो गया हमारे पास, माइनस को हो गया, 2 लाख माइनस 2,10,000। हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पर, ओनली माइनस 10,000। माइनस से माइनस कैंसिल, x मेरे पास कितना आया, 5,000। y मेरे पास क्या होगा, y आपको पता है 30,000 माइनस x, x मेरे पास है 5,000, 5,000 रुपीज, तो 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 25,000 रुपीज। तो आप कह सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 5,000, और सेकेंड बॉन्ड में हमने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 25,000। आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। ये कब था, जब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बना था, 2,000। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20,
द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount. उसने पूछे क्या है? टोटल अमाउंट. अब मैं एक आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो मेरे पास एक बुक है, मैं कोई भी बुक लेने जाता हूं, मान लो मैंने इंग्लिश की बुक ली है, उसका जो प्राइस है वो 20 रुपये है. इंग्लिश बुक का जो प्राइस है वो 20 रुपये है. मैं आपको कहता हूं कि मुझे जो इंग्लिश की क्वांटिटी है वो 5 इंग्लिश बुक चाहिए. एक इंग्लिश बुक का जो प्राइस है वो 20 रुपये है, तो 5 इंग्लिश की बुक का प्राइस कितना होगा? आप बोलोगे 5 into 2, 5 into 20, 100. ये मेरा क्या है? टोटल अमाउंट है. ये मेरा क्या है? टोटल अमाउंट. हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है. टोटल अमाउंट जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी थी. क्वांटिटी जो भी आपने इंग्लिश की कितनी बुक ली है वही आपकी क्या होती है? क्वांटिटी. मान लो केमिस्ट्री बुक ले रहे हैं तो टोटल कितनी बुक्स ले रहे हैं केमिस्ट्री की, वो आपकी क्वांटिटी होती है. और ये हमारा क्या था? प्राइस. प्राइस क्या था? प्राइस पर बुक. एक बुक का क्या प्राइस है? एक इंग्लिश बुक का क्या प्राइस है? तो मतलब हमें निकालना है टोटल अमाउंट. क्या निकालना है? टोटल अमाउंट. तो टोटल अमाउंट क्या हुआ कि क्वांटिटी, जो भी हमारी क्वांटिटी गिवन होगी, और सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पर बुक. सेलिंग प्राइस पर बुक. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके अपने टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे. अब आप देखना क्वेश्चन में उसने हमें क्वांटिटी दी है 3 बुक्स की क्वांटिटी. पहली जो दी है वो है केमिस्ट्री की क्वांटिटी. देखो हमारे जो क्वांटिटी है केमिस्ट्री की है. सेकंड है हमारे पास फिजिक्स, और थर्ड है जो क्वांटिटी हमारी किसकी, कौन से बुक्स की है? इकोनॉमिक्स. अब मुझे बताओ केमिस्ट्री के हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी दी है उसने? 10 डजन दी है. 10 डजन. 10 डजन का मतलब क्या होता है? 10 into 12. 10 डजन का मतलब क्या होता है? 10 into 12. फिजिक्स की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 8 डजन. 8 डजन मतलब 8 into 12. यही तो देखो ना, हमारे पास जो बुक्स है वो टोटल बुक्स कितनी है, जो टोटल बुक्स होते हैं वही हमारी क्या होती है? क्वांटिटी होती है. 10 डजन. इकोनॉमिक्स कितना? 10 डजन. डजन का मतलब क्या होता है? 12. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 into 12, 8 into 12 and 10 into 12. तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या आई? केमिस्ट्री की 120 बुक्स हमें लेनी थी. यहां पर 96 और यहां पर 120. या आप इसको ऐसे 120, 96, 120. यहां पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 1/3. यहां पर क्या है? 3/1. ये हमारी हो गई क्वांटिटी. क्वांटिटी किसकी है? बुक्स की. क्वांटिटी ऑफ बुक्स. क्वांटिटी ऑफ बुक्स. अब यहां ध्यान से देखना. अब दूसरा हमारे पास क्या है? क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमें किसका यूज करना है? मैट्रिक्स अलजेब्रा. अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी, सेलिंग प्राइस पर बुक. मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो पर बुक उसने क्या बोला है? 80 है केमिस्ट्री का. देखो ना, ईच मतलब पर बुक. ओके. 60 है मेरा फिजिक्स का, और लास्ट है मेरा 40 इकोनॉमिक्स का. या आप ऐसे लिख सकते हो 80, 60, 40. यहां से आप देखो, आपने क्वांटिटी भी निकाल ली मैट्रिक्स के फॉर्म में और
सेलिंग प्राइस भी आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। अब मुझे टोटल अमाउंट निकालना है कि मेरा जो टोटल अमाउंट है वो क्या आएगा। और आपको पता है टोटल अमाउंट एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कोई नंबर होगा। और अगर हमारा कोई भी नंबर होता है, लेट की मेरे पास 200 नंबर है, मैं आपसे पूछूं इसको अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 by 1 होगा। तो हमें यहां पर ऐसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है जिसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए? 1 by 1। अब आप देखो ऐसी दो मैट्रिक्स मिला के देखते हैं तो जिनका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 by 1। तो ये मेरा फर्स्ट है, यहां पे हम रो का देखेंगे, यहां पर हम कॉलम का। ये हमारा क्या है? 1 by 3, ये मेरा 3 by 1। एक तो ये हो सकती है और ये, तो मैं इन दोनों का ही यूज करूंगा क्योंकि सिर्फ यही दो मैट्रिक्स है। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है। और ऑर्डर मेरा क्या रहेगा? आपको ऑर्डर का पता है, जो पहले है इसका फर्स्ट नंबर और उसका लास्ट नंबर। तो ऑर्डर मेरा क्या रहेगा? 1 by 1। तो मैं लिखता हूं हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल अमाउंट आपने देखा क्वांटिटी, तो मैं क्वांटिटी कौन सी लूंगा मैट्रिक्स की फॉर्म में? दिस वन, 120, 96, 120। और सेलिंग प्राइस पर बुक, सेलिंग प्राइस में क्या लूंगा? 80, 60, 40। तो हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, करते हैं। 120 इंटू 80 प्लस में 96 इंटू 60 प्लस में 120 इंटू 4। तो आप देखो आपके पास क्या आ जाएगा? 9600 प्लस में हमारे पास 0, 6, 57। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा? 5760। प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4800। ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आता है? 0, 6, यहां से हमने ऐड किया 15, 15 और 6 21, 6 5 11, 11 9। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट अमाउंट आया वो कितना आया? 20,160 रुपीज। तो जो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा किसके यूज से? मैट्रिक्स अलजेब्रा के यूज से, जो बुक्स आपके पास रिसीव होगा वो टोटल अमाउंट क्या रहेगा? 20,160। बस आपका फोकस ऑर्डर पे रहना चाहिए और बाकी हम जो उसने बोला उसको नोट करते जाओ। मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वांटिटी है तो सभी की क्वांटिटी लिख दो। आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे सेलिंग प्राइस है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट में फाइनल में क्या आता है कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। जो क्वांटिटी है उसके सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। अब देखना कि अमाउंट का जो ऑर्डर है वो क्या आ सकता है? एग्जैक्ट नंबर आएगा। एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा? 1 by 1 की फॉर्म में आएगा। ऐसी दो मैट्रिक्स देखो दोनों को मिला के कि जिसका ऑर्डर एग्जैक्ट 1 by 1 हो और मल्टीप्लीकेशन रूल भी सेटिस्फाई होता है। ऐसा सिर्फ इसी केस में है, आप देख सकते हो। आप खुद से भी ट्राई, खुद से भी चेक करना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, वो ऑप्शन टाइप है, तो अब हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3.2। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? एज्यूम x, y, z, w एंड p। ये हमारे पास मैट्रिसेस है। किस ऑर्डर की है? 2 by n। मतलब जो x का ऑर्डर है वो क्या है? 2 by n। ये ऑर्डर है और x मेरी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by n। ये किसका है? y का। y का ऑर्डर क्या है? 3 by k। z का ऑर्डर क्या है? 2 by p। w का ऑर्डर क्या है? जो गिवन है हमारे पास n by 3 और p का ऑर्डर उसने क्या दिया है?
ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ठीक है, पी बाय। हमारे पास उसने ऑर्डर दिए हैं 2/n, 3/k, 2/p, n/3, p by k रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन नंबर 21 इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 21 को निकालना है। ऑप्शन टाइप है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में देखना है कि कौन सा हमारा सही रहेगा, राइट आंसर क्या होगा। द रिस्ट्रिक्शन ऑन, जो कंडीशन लगी है वो किस पर है, n, k एंड p, सो दैट हमें यहां से वैल्यू निकालनी है कि n, k, p के लिए क्या कंडीशन यूज होगी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या कंडीशन हम लगा सकते हैं। हमें चेक करना है कि हम कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे पास p है, p का जो ऑर्डर है वो क्या है, p का ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या है, p बाय k, p बाय k। y का क्या ऑर्डर है, y का जो ऑर्डर है वो है 3/k, 3/k प्लस में w का क्या ऑर्डर है हमारे पास, n/3, w का हमारे पास ऑर्डर क्या है, n/3। y का क्या ऑर्डर है हमारे पास, 3/k, y का ऑर्डर क्या है, 3/k। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन चेक करते हैं, वहां पर क्या कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए कि हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहां पर कंडीशन क्या चेक होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows in second matrix। तो यहां पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, k है, और यहां पर नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 है। तो मतलब कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। ओके, अब यहां से देखो आप, ये तो बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पे आपने देखा नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां पर नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब एक और कंडीशन देखते हैं, जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आएगी, रिजल्टेंट फॉर्म आएगी py, तब मेरा ऑर्डर क्या बनेगा। मैंने बताया था कि ये मेरे पास फर्स्ट नंबर लेना है, फर्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स का, और लास्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। तो ये मेरा ऑर्डर रहेगा py का। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा आप बताओ, w का क्या ऑर्डर रहेगा, w और y का, जब मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, n इंटू k। मैंने आपको जब भी मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में देख लेना जिसको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता सभी को समझ आ गया, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा। ओके, तुम्हारा ऑर्डर क्या हो गया, p/k, और यहां पर क्या हो गया, n/k। अब देखो ये मेरे पास दो मैट्रिक्स बन गई, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो एडिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज भी कॉलम होनी चाहिए और कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए, मतलब रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो p की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर। p की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर, और k की वैल्यू इक्वल है ही। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 जो गिवन है ऊपर वही यूज करना है इस क्वेश्चन में भी, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। एक्स किस ऑर्डर का है हमें देखना है, n इक्वल टू पी, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखो x का क्या ऑर्डर है, पहले तो हम देखें x का ऑर्डर क्या है। हमें जो गिवन है x का ऑर्डर क्या है 2/n। अभी सिर्फ x और z के बारे में पूछा तो हम x और z का ही ऑर्डर देते हैं। और z का क्या ऑर्डर है, z का ऑर्डर है 2/p। यहां पर हमारे पास है 7x, हमारे पास x मैट्रिक्स एक, तो जिसका ऑर्डर क्या है 2/n माइनस 5, z का ऑर्डर क्या है 2/p। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 7 मेरा स्केलर क्वांटिटी है। देखो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 0 1, अगर मैं इसकी 7 से, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप मुझे बताओ वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। ओके, वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। क्या मेरा ऑर्डर चेंज होगा, क्या मेरा ऑर्डर चेंज होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑर्डर तो मेरा वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं एग्जांपल से, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑर्डर मेरा वही रहेगा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि n इक्वल टू पी, कि जो n है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, p के इक्वल है। n क्या है, किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो मैंने n की जगह पर क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का कंप्लीट का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऑर्डर क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऑर्डर क्या रहेगा। आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वही रहता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप देखो दोनों ही मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है 2/p है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा 2/p। अब आपको पता है या तो आप इसे 2/p लिख सकते हो, और p की वैल्यू आपको पता है n है, या आप इसे क्या लिख सकते हो 2/n। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि 2/p है या 2/n है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि 2/p आंसर आए लेकिन वो कर देते हैं p/2, जो कि गलत है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लिखना है कि पहले के भी रोज होते हैं फिर बाद में कॉलम्स होते हैं। तो आप देखो इनमें से एक आंसर बी, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग पहले कुछ बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे एक्सरसाइज से पहले, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज पे ज्यादा से ज्यादा। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी लेकिन क्वेश्चन सिंपल थे। तब तक के लिए थैंक यू।